फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी पर्यावरण के प्रश्न के ऊपर आधारित होगी। इसमें मैं आप लोगों को 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए सीटेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट का कर रहे हैं या फिर आप सुपर टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस लेवल के यहाँ पे प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि इसमें 30 प्रश्नों का सेट है, तो हो सकता है कि ये 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो बन जाए। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने जो दिया है वो सही है या गलत है। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके देख लीजिएगा। आप लोग अगर पता हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दिया करिए आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए उस ऑप्शन से रिलेटेड, यहाँ पे आंसर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट भी सभी प्रश्नों के साथ लिख दे रहा हूँ। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका जो यहाँ पे फार्मूला होता है वो CH3NCO होता है, गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है। इस गैस के रिसाव में लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हज़ारों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, इससे मतलब कि बीमार पड़ गए थे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हमारा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बताना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, देहरादून। यहाँ पे देख लीजिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कहते हैं हम भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून में स्थित है। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। यहाँ पे आप लोगों को पूरी वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ देखने के लिए क्योंकि जो ये 30 के 30 प्रश्न है, मैं काफ़ी ज़्यादा ये रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जो लगभग 2-3 बार सीटेट में या फिर यूपी टेट में रिपीट किया गया प्रश्न है, तो उसी को मैं यहाँ पे पिक करके ले आया हूँ। तो एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के। अगर आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर परीक्षा में आप लोग देखेंगे ऐसे प्रश्न को तो तुरंत ही आंसर आप लोग पिक कर लेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए कहता हूँ मैं कि पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखा करिए। 15-20 मिनट की वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। देख लीजिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मृतक भक्षी, ए ऑप्शन। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। यह जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। अपना चौथा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या फिर विंध्याचल पर्वत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा आज का, रेड डाटा बुक। इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ले आया हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, विलुप्त के करीब जीवों के लिए से ये संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटग्रस्त जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होता है। रेड डाटा बुक IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि रेड डाटा बुक को अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कौन जारी करता है तो यहाँ पे देख लीजिए उसका उत्तर होगा IUCN। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। कोटोपेक्सी एक ज्वालामुखी का नाम है, वो किस जगह पे स्थित है। ए ऑप्शन है सिसिली, बी ऑप्शन है हवाई, सी ऑप्शन है एंडीज और डी ऑप्शन है रॉकी। तो देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, एंडीज। यहाँ पे देख लीजिए कोटोपेक्सी एक जागृत सक्रिय, जिसका मतलब होता है सक्रिय, अभी ये सक्रिय है ये ज्वालामुखी। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है।
अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, कोटोपेक्सी इसका नाम होगा, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया किस सन में? यहाँ पे पूछा जा रहा है किस सन में ये पारित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, 1972 में। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है। किसकी रचना है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है इन चारों ऑप्शंस में से। यहाँ पे देख लीजिए सुवर्ण रेखा के बारे में यहाँ लिखा गया है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भी इस नदी को कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। तो ये भी पूछ सकता है कि सुवर्ण रेखा जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रांची चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी के स्थान के बारे में अगर पूछे तो उसका नाम है बालेश्वर। अपना अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 1-2 प्रश्न जरूर रहते हैं इससे, ये 100% गारंटी से मान लीजिए। तो खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्नों को आप ध्यान से देखा करिए, उसको पढ़ लीजिए। 3-4 प्रश्न बनते हैं इस तरीके से कि कौन सा प्रथम उसमें आता है, द्वितीयक में कौन सा होता है। और देख लीजिए जैसे यही प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतुओं के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन है अपघटनकर्ता। तो दोस्तों प्राथमिक जो ये होते हैं शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखते हैं अपना, देख लीजिए यहाँ पे, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिससे आपको इसको देखने से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है। अब देख लीजिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, याद करना। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो ये पूछा गया है मिर्च जो हमारे देश में, हमारे देश की तो है नहीं ये प्रजाति, ये विदेश से लाई गई थी। तो आपको बताना है कि मिर्च जो है वो किस देश के लोग यहाँ पे, किस देश के व्यवसायी लाए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका के लोग व्यवसायी यहाँ पे मिर्च को लाए थे। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका मैक्सिको से आए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए ऑप्शन है फाख्ता, बी ऑप्शन है शकरखोरा, सी ऑप्शन है बया, डी ऑप्शन है कलचिड़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, फाख्ता कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर प्रजाति का पक्षी है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा बीज नहीं है। गेहूं है, साबूदाना है, काली मिर्च है, सौंफ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है साबूदाना। बाकी गेहूं, काली मिर्च और सौंफ देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनसे पुनः नए पौधों की उत्पत्ति खोज सकती है, मतलब यहाँ पे खोज की जगह हो सकती है लिखना है। जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंडल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 15वां प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं? वो रंगों के नाम को आपको बताना है। वह है ए ऑप्शन है बैगनी और नीला, बी ऑप्शन है हरा और पीला, सी ऑप्शन काला और सफ़ेद, डी ऑप्शन हरा और नीला।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, काला और सफ़ेद। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को काले एवं सफ़ेद रंगों से ही देखते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 15 प्रश्न हो गया। अब आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अपने दोस्तों के साथ भी किसी ग्रुप से जुड़े हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप से, तो उसमें ये वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया करिए। और अगर हो सके तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर अभी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? देखते होंगे आप, पक्षी बैठे रहते हैं तो वो अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। पक्षियों की जो आँखों की पुतली होती है वो नहीं घूम सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन को घुमा के चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। पक्षियों की आँखों की पुतली ना घूमने की वजह से वो अपनी गर्दन अधिक घुमाते हैं। तो देखते हैं अपना 17वां प्रश्न। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? देख लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, पानी ऑक्सीजन रहित है, पानी मछली योग्य नहीं है, सी है खनिज रहित है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है खनिज रहित है। पानी को जब आप उबालते हैं तो उसमें से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया इसका आंसर। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली खनिज पदार्थ नहीं पाती है तो जिंदा नहीं रह पाएगी, जिससे वो मर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिया जाता है। सी ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यह रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है इसकी। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न। एक पुरुष जिसका रक्त ओ ग्रुप का है, वो एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी हो जाती है उसकी, मान लीजिए, तो उसके पहले बच्चे के जो रक्त समूह ओ होने की क्या संभावना होगी? कितने प्रतिशत की संभावना होगी? 75%, 50%, 100% या फिर 25%? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, 50% होने की, ओ ग्रुप होने की इसकी आशंका है। 20वां प्रश्न है टूटता तारा। आप लोगों ने जरूर देखा होगा टूटता तारा। जो टूटता तारा तो आप लोग उस विष मांगते हैं, जिसको उल्का पिंड भी कहा जाता है। तो वो मेन रूप से होते क्या हैं? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। बी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ है। और डी एक उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, एक उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये क्यों होता है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, बताया गया इसके बारे में। टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु के घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। 21वां प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या फिर आयरन का? तो इस क्वेश्चन का सभी आंसर है। आप लोग अगर गेस भी करना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि जानते हैं समुद्र से हमको आयोडीन की नमक मिलता है और नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए, सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरी खरपतवार भी लवण युक्त हो जाते हैं। 22वां प्रश्न यहाँ पे, पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या फिर कीट है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां प्रश्न। मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है पैरासाइट, बी ऑप्शन है डिकम्पोजर, सी ऑप्शन है स्कैवेंजर और डी ऑप्शन है ओमनीवोर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, स्कैवेंजर। यहाँ पे देख लीजिए, स्कैवेंजर का शाब्दिक अर्थ मेहतर होता है, जो गंदगी को साफ करता है। इसके अंतर्गत गिद्ध, बाज, चील आदि आते हैं जो मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। देख लीजिए हमारा है आज का 24वां प्रश्न। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फर जिस
कौन सी ऐसी सल्फर की गैस है जो वातावरण में अत्यधिक सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है? देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन H2S। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। देखते हैं अपना 25वां प्रश्न। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है, थायरोक्सिन है या फिर थायमिन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन थायमिन। देख लीजिए चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होता है। ये किस वजह से, इसको क्या कहते हैं, इस क्षरण को क्या कहा जाता है? ड्राई डिपोजिशन कहा जाता है या फिर स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है या फिर एरोसॉल कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन स्टोन लेप्रोसी। यहाँ पे देख लीजिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों में होने वाले क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। जब ध्रुव से यानी कि अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या होता है? कमी आती है, बढ़ती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्रुव आपको पता होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, दो होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। और भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच की सतह होती है, बीच से अगर आप पृथ्वी को काट दें हल्का सा तिरछे पे तो वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो आपको बताना है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या होती है, कमी बढ़ती है या घटती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं बढ़ती है, क्योंकि जैव विविधता ज़्यादातर आपको मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा के करीब पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है और पेड़ पौधों को उगने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम यहीं पे होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वनों की अधिकता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ध्रुवों के चारों ओर बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित होता है, मतलब बर्फ़ से ढका रहता है और ऐसे क्षेत्र में जीवों और वन्य जीवों का अभाव पाया जाता है। जब आपको पता है कि सारी चीज़ बर्फ़ से ढकी होंगी तो पेड़ पौधे नहीं अच्छे से उग पाएंगे, जीव जंतु नहीं रह पाएंगे वहाँ पे अच्छे से। अतः ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती जाती है। 28वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो ये भी बता दूं मैं, पिछले साल आया हुआ प्रश्न है तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ए ऑप्शन है पहली से दूसरी कक्षा, बी ऑप्शन है तीसरी से पाँचवीं कक्षा, सी ऑप्शन है छठी आठवीं कक्षा और डी ऑप्शन है 9वीं और 10वीं कक्षा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से पाँचवीं कक्षा में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से पाँचवीं कक्षा में स्थान दिया गया है। 29वां प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जरूर और अन्य बच्चों से पीछे हैं किसी न किसी तरीके से। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ए ऑप्शन डेसिबल, बी ऑप्शन डॉप्सन, सी ऑप्शन पास्कल या फिर डी ऑप्शन है वेदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको नापने के लिए हम इकाई होती है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इकाई डॉप्सन है। 30वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि शारदा एक्ट काफ़ी फेमस एक्ट है। ये किस चीज़ से संबंधित है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या फिर अनिवार्य शिक्षा से है? तो दोस्तों यहाँ पे 30वें प्रश्न का हमारा आंसर है ए ऑप्शन शारदा एक्ट 1929 में ये इस एक्ट को पारित किया गया था का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें बाल विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। तो इसी के साथ हमारा आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, बट जाइएगा नहीं, यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत यानी कि लीवर, हृदय यानी कि हार्ट, फेफड़ा, आपको जैसे आपका सी ऑप्शन है फेफड़ा और डी ऑप्शन है अग्नाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो
30 प्रश्नों की मैं सीरीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने डालता हूँ। सभी सब्जेक्ट के मैं यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट होते हैं, यूपी टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं या फिर सुपर टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के तक वो कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों का हेल्प हो सके। और ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे डालता हूँ वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की बड़ी वीडियो मैं यहाँ पे नहीं अपलोड करूँगा। मैथ का होगा तो हो सकता है मैं वहाँ पे सॉल्व करने लगूँ तो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट और किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो जो मैं यहाँ पे डालूंगा वो 15-20 मिनट से ज़्यादा की नहीं डालूंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए, आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो लाभदायक होगी। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको आज की ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इसको लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।